प्यारे बच्चों, आज हम आपको सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भूगोल के पाठ 4 जलवायु के कार्यपत्र 30 ऋतु के 3 के बाकी बचे हुए भाग को पढ़ाएंगे। अभी तक हमने आपको बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और निम्न वायुदाब के कारण भारत के उत्तरी मैदानों से पवनों का नीचे की तरफ आना और चक्रवात के बारे में आपको इस 30वीं वर्कशीट के प्रथम भाग में बताया। अब हम इसके अंतिम बिंदु पर आते हैं, जो कि है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन चक्रवातों की वजह से आती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो चक्रवात होते हैं वो एक वायु राशि होती है, जो कि निम्न दाब पैदा होने के कारण उसमें बहुत सारी नमी हो जाती है, और जिसके कारण कि उड़ीसा, बंगाल तथा इसके आसपास के राज्यों में चक्रवात आने से जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि इनमें नमी बहुत ज़्यादा होती है और ये वर्षा बहुत अधिक मात्रा में लाते हैं और तूफान। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा, ये पॉइंट अब आपका, कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के वजह से होती है। कोरोमंडल का तट कौन सा है? ये वाला तट है, जो कि तमिलनाडु का तट भी है, इसको कहा जाता है। इन्हीं चक्रवातों की वजह से वर्षा होती है। अब इन चक्रवातों की वजह से वर्षा कैसे होती है? मैंने आपको बताया था कि जो मानसून का आगमन है उसको 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 2 भाग थे वो? एक तो अरब सागर की धारा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की धारा। जब मानसून आया था तो वो ऐसे अरब सागर की धारा तो इस तरीके से पूरे भारत को कवर कर रही थी, और बंगाल की खाड़ी की इस तरीके से कवर करती हैं। लेकिन जो पूर्वी तटे पूरा का पूरा छूट जाता था। लेकिन जब मानसून की वापसी हुई, मानसून की वापसी में क्या हुआ? चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और जब चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो बहुत तेज़ और नमी वाली पवनों को पूर्वी तट की तरफ ले जाते हैं। ये मैंने आपको पूर्वी तट की तरफ ले जाया, पूर्वी घाट की तरफ। और ये वाला घाट कौन सा था? पश्चिमी घाट, मैंने आपको बताया था। तो जब इन पर चक्रवातों में अधिक चक्रवातों के कारण जो घूमती हुई हवाएं हैं, वो पवनें नमी के कारण, समुद्र के जल के कारण उनमें नमी उत्पन्न होती है, वो पवनें ठंडी हो जाती हैं। और जैसे ही वो पवनें आगे की तरफ चलती हैं तो वो यहाँ पर क्या करती हैं? पूर्वी तट पर भी क्या करती हैं? बरसात करती हैं। और कोरोमंडल तट पर इस तरह अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, मानसून एकता का परिचायक। हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से रोकने के कारण उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। किसके बावजूद? उच्च अक्षांश हैं, क्योंकि बहुत उच्च अक्षांशों पर आधारित वो है, स्थित है। उसके बावजूद भी जो उत्तरी भारत है हमारा, निरंतर उस पर ऊंचा तापमान बना रहता है, हाई टेम्परेचर बना रहता है वहाँ पर। अब देखिए, हमारा जो भारत है इसके ऊपर क्या है? उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। जो हिमालय पर्वत है वो क्या करता है? इधर साइबेरिया है। साइबेरिया से जो पवनें आती हैं वो बहुत ठंडी पवनें आती है, लेकिन जो हमारा हिमालय है उन सबको रोक लेता है। जो हमारा हिमालय है इन पवनों को आने से रोक लेता है। तो क्या होता है, जो हमारे उत्तर भारत है ना, इसमें ये पवनें नहीं आ पाती। और जब ये पवनें नहीं आ पाती तो क्या होता है, हमारा उत्तर भारत जो है वो ठंडा नहीं रहता, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो पाती। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो दिल्ली में भी इस टाइम क्या हो रही होती? बर्फ़ जम रही होती। ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा के ऊपर का भाग है ये उष्णकटिबंधीय भाग है, उष्णकटिबंधीय है। और जो नीचे वाला भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है। कौन सा भाग है? शीतोष्ण कटिबंधीय भाग। ये देखिए, भारत कर्क रेखा पर है, जिसका ये वाला भाग है ये कैसा है? उष्ण कटिबंधीय भाग है। और ये इसके ऊपर का जो भाग है जो 66.5 डिग्री के ऊपर का है, ये कैसा भाग है? शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है। ये कैसा भाग है? शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है, जो 66.5 डिग्री से
ऊपर का भाग है। शीतोष्ण कटिबंधीय होने के बावजूद भी यहाँ का जो तापमान है वो गर्म होता है। क्यों? जिसका क्या कारण है मुख्य? सिर्फ हिमालय, क्योंकि हिमालय साइबेरिया से आने वाली जो शीत हवाएं होती हैं उन सबको रोक देता है। और इन हवाओं को रोकने के कारण क्या होता है, जो हमारा उत्तर भारत के जो भाग हैं वो वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, गर्म ही रहता है। ठीक है, तो पता चल गया आपको। जो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है वो उष्ण कटिबंधीय भाग है, और जो 66.5 डिग्री से ऊपर का वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है। अब हम इस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं कि जो हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवा को आने से रोकने के कारण अक्षांश उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भाग में, कौन से अक्षांशों के बावजूद? उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भाग में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। उच्च अक्षांशों को कैसे जानेंगे? मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ अक्षांश बन रहे हैं ये उच्च अक्षांश है, नीचे की तरफ अक्षांश बनेंगे ये निम्न अक्षांश है। ठीक है, पृथ्वी को विभिन्न हिस्सों में बांटा गया है जिसके लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जो रेखाएं लंबवत हैं, मतलब वर्टिकल लाइंस हैं, उन सबको तो क्या कहा जाता है? देशांतर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं यानी कि क्षैतिज रेखाएं हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? अक्षांश। अब इस लाइन को पढ़ते हैं हम। हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से रोकने के लिए उच्च अक्षांश रोकने के कारण उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि हिमालय किस तरह से रोकता है। इस प्रकार जो प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण तापमान सम बना रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला, इधर भी समुद्र है, अरब सागर, इधर भी बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र, ये लाइन क्लियर हो गई, तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है? समान बना रहता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। वो कैसे? कि मान लो हमारा भारत है, ये भारत में एक तरफ तो हिमालय है जबकि तीन तरफ समुद्र है। इसके बावजूद भी भारत में इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी क्या होता है? लगभग समान टेम्परेचर इस प्रायद्वीपीय भारत पर बना रहता है, जो कि मानसून की एकता को दर्शाता है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव इस मानसूनी लय के चारों ओर घूमती हैं, इस संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। अगर हम पहला प्रश्न देखते हैं तो इसमें पूछा गया है कि अक्टूबर और नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्यों बनना शुरू हो जाता है? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। 1 सितंबर तक पूरे भारत को मानसून घेर लेता है, लेकिन इसके बाद जो उत्तर दिशा की तरफ, वो दक्षिण दिशा की तरफ इसकी स्थिति हो जाती है, जिसके कारण वायुदाब अधिक हो जाता है और तापमान कम हो जाता है, जिससे पवनें क्या होती हैं? किधर की तरफ चलती हैं? स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्योंकि सूर्य के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण समुद्र का वायुदाब कम हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अक्टूबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्यों बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ आता है और पवनें स्थल से समुद्र की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि
उच्च दाब की स्थिति पैदा होती है और टेम्परेचर कम हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, मानसून की वापसी की कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि गर्म ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन होता है। समझ में आया आपको कि गर्म वर्षा में क्या होती थी? पहले तो एक वर्षा होती थी, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे शीत ऋतु में परिवर्तन आता शुरू हो जाता है। गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन आता है। मौसम, आसमान साफ होने लगता है, रातें सुहावनी होने लगती हैं और स्थल अभी भी क्या होते हैं? आर्द्र होते हैं। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। मौसम में अधिक आर्द्रता होने के कारण इसे ग्वार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि मानसून पूरे देश को एक सूत्र में किस प्रकार बांधता है। ये आपसे क्वेश्चन 3 में पूछा गया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि मानसून पूरे देश को किस तरह बांधता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार इस मानसून लय के चारों ओर घूमती हैं और यह संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। जैसे कि होली, दिवाली आपके त्यौहार हैं, कृषि चक्र है, बसंत पंचमी वगैरह, ये सब क्या होती हैं? फसल के कटने के कारण कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे कि, तो ये सब क्या है? हमारे त्योहारों को और इसके जीव तथा वनस्पति और इसका भूमि का जो दृश्य है वो सब पूरे भारत को किस तरह से बांधता है? एक सूत्र में बांधता है। उसी के हिसाब से, मानसून के हिसाब से त्यौहार मनाए जाते हैं। होली हो गया, वसंत पंचमी हो गया, तो ये सब किसकी वजह से संबंधित हैं? मानसून से संबंधित हैं। कृषि हो गई हमारे देश की। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें लिखा है कि मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, दिल्ली और संपूर्ण देश से मानसून की वापसी की संभावित तिथि क्या है? देखिए, अगर हम दिल्ली से मानसून देखें तो दिल्ली से मानसून 15 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में चला जाता है, जबकि पूरे भारत से देखें तो 1 सितंबर से लेकर के मानसून आपका 1 दिसंबर तक पूरे भारत से चला जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 का भाग 2 है। इसमें लिखा हुआ है कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच भारत के किन 2 राज्यों से मानसून की वापसी होती है? नाम लिखिए। अब हम देखते हैं कि ये 1 सितंबर से कब तक की स्थिति ये आपसे पूछा गया। 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच भारत के किन 2 राज्यों से मानसून की वापसी होती है? अब 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच की स्थिति अब हम देखते हैं। ये 1 सितंबर है और ये 15 सितंबर है यहाँ से। तो कौन कौन से राज्य पड़े? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अब आपको पता चल गया होगा कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये चारों प्रश्न आपकी वर्कशीट के थे जो हमने कर दिए हैं अभी। और आप सभी इस चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप अपने जीवन में एक अच्छे और सफल व्यक्ति बने। वीडियो को बार बार देखें। कोई भी समस्या होने पर आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।